प्रश्न वाली एक से उससे बाहर का कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं। प्रश्न वाली एक में क्वेश्चन आने लायक नहीं है, केवल सत्य असत्य या खाली स्थान या सही विकल्प के रूप में जो मैं बोला हूं वो आ सकता है। जैसे कि एक प्रश्न उसमें दिया है प्रश्न वाली एक में, सत्य असत्य के रूप में दो सम संख्याओं का जोड़ सम संख्या होता है, सत्य या असत्य? सत्य। तो ऐसे ही टाइप का क्वेश्चन आएगा, और आगे जो क्वेश्चन दिया है वो नहीं आने वाला है, तो आप उस पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। अच्छा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 350 अंश, सत्य या असत्य? 380। तो ये टाइप का प्रश्न बनेगा इसमें से, ठीक है। और सभी कल बताते हैं सभी अभाज्य संख्या विषम होती है, सत्य या असत्य? क्योंकि एक अभाज्य संख्या 2 है जो कि क्या होता है, सम, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आपको मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं, देखो कथन नंबर 3 तो कल हम लोग हल कर लिए थे, विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है ना। कथन नंबर 4 को छोड़ दीजिएगा, वो एग्जाम में आने लायक नहीं है। अब एक आपको अगले प्रश्नावली में आइए डायरेक्टली, प्रश्नावली 2 में प्रश्न नंबर नहीं, जितना चीज बोल रहा हूं उतना पर फोकस करो। उदाहरण नंबर 2 आया था, ऐसा ही प्रश्न आता है और उसके रिलेटेड आपका प्रश्नावली में क्वेश्चन है, मैं उसको बताऊंगा। अब आइए सीधे सीधे प्रश्नावली 2 में। प्रश्नावली 2 में 1 और 2 को साइड रखिए, छोड़ दीजिए उसको। मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन नंबर 3 से डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, देखो, बताइए कि निम्न कथन सत्य है या असत्य है। ऐसे ही प्रश्न 1-1 नंबर के लिए है, ठीक। सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं। देखो, बहुभुज की परिभाषा क्या है, जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजा होता है। जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजा हो वो क्या कहलाता है, बहुभुज, ठीक। तो आपको यह समझना है, पंचभुज बस ऐसा आकृति नहीं है जिसमें 3 से अधिक भुजा है। चतुर्भुज है, षष्ठभुज है या अष्टभुज है, इनमें भी 3 से अधिक भुजा होता है। पंचभुज बहुभुज है, लेकिन केवल पंचभुज जो है बहुभुज है, ऐसा बोला है तो सत्य होगा क्या, सत्य? असत्य है, ठीक है। क्योंकि पंचभुज का मतलब जिसमें 3 या 3 से अधिक भुजा। तो प्रश्न में क्या बोला गया है, सभी बहुभुज पंचभुज होते हैं। तो सब के सब जितना भी बहुभुज है उसमें केवल 5 भुजा रहेगा क्या? ज्यादा भी हो सकता है 5 से, या 4 या 3 भी हो सकता है। तो ये कथन क्या रहेगा, असत्य। सभी षटभुज बहुभुज होते हैं। ऐसे आकृति जिसमें 6 भुजाएं होगा वो बहुभुज होगा, सत्य या असत्य? सत्य रहेगा ना। षटभुज, सभी षटभुज बहुभुज होते हैं। देखो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। सभी बहुभुज षष्ठभुज होते हैं बोलेंगे तो सत्य, लेकिन षष्ठभुज बहुभुज होते हैं बोलेंगे तो सत्य। इस तरीके से प्रश्न है। सभी सम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती। सम संख्या 2 से भाग जाता है कि नहीं जाता है? जाता है। कुछ वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है। हाँ उमा, सत्य लिखो। कुछ वास्तविक संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है। कुछ वास्तविक संख्या जैसे कर्णी 2, कर्णी 3, ये किसके अंदर आ जाएगा, अपरिमेय संख्या के अंतर्गत। मतलब इसको हम क्या कहेंगे, सत्य। और सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है। तो कर्णी 2 अपरिमेय संख्या होते भी वो वास्तविक संख्या है। मतलब पहला वाला कथन जब सत्य है तो दूसरा वाला कथन क्या रहेगा, असत्य, ठीक। चलो अब आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 4। दिया हुआ है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रश्न नंबर 2, का क्वेश्चन नंबर 4, एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण बी का मान 80 अंश है। तो अन्य कोणों के बारे में निष्कर्ष निकालो। निष्कर्ष निकालने का मतलब है अन्य कोणों का मान निकालना। अब देखो, ये मान लो हमारा एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है एबीसीडी, जिसमें कोण बी का मान कितना अंश है, 80 अंश। तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं कैसा होता है, समांतर और बराबर। समांतर भी रहेगा और कैसा रहेगा, बराबर। अब इसका मान जब 80 अंश है तो मुझे बताओ ये क्या बना रहा है, ऐसे कोण बी का मान कितना अंश है, 80 अंश। चूंकि एडी समांतर है किसका, बीसी का। अब ये कोष्टक बना रहा है, ऐसे कोष्टक बनाता है तो उसको हम कौन सा कोण कहते हैं बताओ तो।
अंतःकोण, एकांता जो होता है वो जेड आकृति बनाता है ऐसे, और अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश, याद रखना तभी बना पाओगे। तो चूंकि एडी समांतर है बीसी का, तो ए और बी, ए और बी दोनों का योगफल कितना होगा 180 अंश, क्योंकि ये कौन सा कोण है अंतःकोण। कौन सा कोण है ये अंतःकोण। कोण ए का मान पता नहीं है, कोण बी का मान कितना अंश है 80 अंश, बराबर में कितना हो जाएगा 180 अंश। तो कोण ए का मान कितना निकलेगा बताओ 180 अंश माइनस में 80 अंश, 180 में 80 घटाएंगे तो कितना आ गया 100 अंश। और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होता है, बी का मान जब 80 है तो डी का मान भी कितना होगा, चूंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण कैसा रहता है बराबर, बराबर होता है। तो कोण ए बराबर कोण डी बराबर कितना अंश हो जाएगा 100 अंश। डी कहां से आ गया, ए के समूह में कौन है सी, कोण बी बराबर कोण डी है, कोण बी बराबर कोण डी बराबर कितना अंश आ जाएगा 80। ये दोनों हो जाएगा हमारा आंसर। अरे समूह कोण बराबर होता है बोला ना, ये समझ में आया कैसा है ये कौन सा कोण बना रहा है अंतःकोण, और अंतःकोण बना रहा है मतलब उसका योगफल कितना होगा 180। अंतःकोण का योगफल 180 अंश होता है, याद रखो नवीं क्वेश्चन है, नहीं पढ़े होंगे तो दिमाग में रखे रहो उसको, ठीक है। और इनका मान प्राप्त कर लिए दोनों के योगफल से, किसका मान ए का 80 प्लस से माइनस होके। अब सम्मुख कोण बराबर होता है ए का मान जितना है उतना ही किसका मान रहेगा सी का, डी का मान जितना है उतना ही किसका मान रहेगा डी का। तो ए का मान 100 है तो सी का मान भी कितना रहेगा 100 ही तो होगा। डी का मान जब 80 है तो डी के बराबर डी, तो डी का मान भी कितना होगा 80, ऐसा ही ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां, सिद्ध करे कि ये ऐसे प्रश्न आया था पिछले साल ही आया था, और ऐसी से पूछे मैं उदाहरण नंबर 2 उसको आप लोग करेंगे, ठीक है। मैं बताता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 5 सिद्ध करना है, सिद्धे 4m + 9, 4m + 9 ये कौन सी संख्या है विषम। संख्या रे पूर्णांक मतलब जिन 2 4 8 10 15 दे रही थे ना वही तो पूर्णांक है। ऋणात्मक संख्या भी हो सकते, ऋण 5 ऋण 3 ये सब का अंतर्गत आते हैं पूर्णांक। पूर्ण संख्या जानता है, एक से जिन स्टार्ट होते वो पूर्ण, सॉरी 0 से स्टार्ट होते 0 1 2 3 4 5 6। प्राकृत संख्या जिन कहां से स्टार्ट होते एक से। पूर्णांक मतलब ऋणात्मक संख्या भी आ जाएगी, धनात्मक संख्या भी आ जाएगी, जीरो भी हो जाएगी, तब वो क्या होते पूर्णांक, ठीक है। विषम पूर्णांक बोले कि विषम संख्या बोले हो गई थी, पूर्णांक पूछे ना रे, चल ठीक। अब कोई भी संख्या को विषम बनाने के लिए पहले हमको क्या बनाना होता है सम। सम बनाने के लिए हम पहले किसका गुणा करना होता है हमको वहां पर 2 का, और उसमें कितना जोड़ देते हैं a, मतलब +1 के रूप में संख्या मिलना चाहिए। प्रश्न बहुत बढ़िया से समझना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत। तो जो सिद्ध करने उसका लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, क्या प्राप्त कर लिए 4m + 9। तो इसमें से हमको एक प्राप्त करना है, विषम संख्या प्राप्त करने के लिए क्या प्राप्त करना है a। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4m + 8 धन 1। पहली सम बनाओ, सम की आवश्यकता नहीं, पहले हम +1 प्राप्त करत हैं। विषम प्राप्त करे बार प्लस में क्या होना चाहिए a। तो 9 को तोड़कर हमने किसमें तोड़ दिया 8 धन 1, मतलब प्लस में हमने क्या प्राप्त कर लिया a। तो +1 को हम कुछ नहीं करेंगे, हमको यहां पर से मतलब रहेगा। सम प्राप्त करने के लिए क्या कॉमन निकाल लेंगे 2, तो इसमें से 2 जब कॉमन निकलेगा तो क्या बचेगा बताओ 2m धन 4, और प्लस में क्या बचे हुआ है a। उसको कोष्टक से बाहर नहीं रखना, हमने कॉमन सिर्फ इसमें से निकाले हैं। नहीं आया समझ में? तो जो कोष्टक के अंदर में रहता है उस टोटल को हम मान लेते हैं। मान लो माना 2m धन 4 बराबर क्या मान लेते हैं k। फिर से m मत मान लेना, क्योंकि हर बार हमने m माना था। m दिया है तो m नहीं मानेंगे, k दिया रहेगा तो k नहीं मानेंगे, जो वहां पे दिया है वो नहीं मानेंगे, अलग मानेंगे। तो हमने क्या मान लिया k। तो ये टोटल a आ गया 2, टोटल विधि में क्या आ गया k, धन में क्या आ गया a। अब 2 k हो गया सम, प्लस में आ गया a।
यहां पे मान रख रहे हैं ना, ये आ गया 2, ये टोटल के जगह में हमने क्या माना है, और प्लस में क्या बचा है, कहां है दिमाग। अब ये 2 के हो गया सम, प्लस में है 1, तो सम में 1 जोड़ने पर क्या आता है, विषम। तो ये क्या बन गया हमारा, विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। ये हो गया सिद्ध। ऐसे ही बनाना है, कोई जरूरी नहीं कि प्रश्न में आपको जो दिया वही मिले। हाँ बोल। अरे जुड़ी कैसे है, ऐसे बात करता, 2 क्या हो, 1 है जुड़ी, ये में चार राशि वाला है, बिना चार राशि वाले जुड़ गए थे, तो कैसे जोड़ गए। मैं कब कहे हूं, मैं कब कहे 2 या 1 में जोड़ गए 3 आते, तो केवल 2 और 1 रही तब बोला जोड़वे ना। ये 2 के है, 2 के कहा है रे, सम, इसमें 1 जोड़ दिए तो क्या आ गया ऐसा। अब 2 धन 1 नहीं करना है, ये 2 के है रे, केवल 2 और 1 रहती तब जोड़ते ककाती 3, x धन 1 है तो जोड़े का। अब प्रश्न में आपको अपने हिसाब से प्रश्न दे सकते, कैसे दे सकते हैं, 8p धन 13 एक विषम संख्या है, सिद्ध करो, कुछ भी दे सकते हैं इस तरीके से। आपको केवल और केवल ध्यान देना है कि आप इसको विषम संख्या कैसे सिद्ध करोगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए क्या करोगे बताओ तुम। हाँ 13 को तोड़ेंगे, 13 को किसमें तोड़ेंगे, 12 धन 1 में, और फिर 8p और 12 से फिर निकाल देंगे कॉमन, कर रहे हैं ना। मतलब कोई जरूरी नहीं कि पुस्तक के जिन क्वेश्चन वही वाला देवा है, अपन से भी क्वेश्चन दे सकते हैं मां। ठीक, चलो करो फिर आगे बढ़ते फटाफट। अब सुनो क्वेश्चन नंबर 6, इधर इधर इधर, गर्ल्स एंड गर्ल्स अटेंशन। उपयुक्त चिन्ह का उपयोग करते हुए निम्न कथनों का निषेधन लिखिए। अब सुनिए निषेधन का मतलब क्या है। मिस चंचल जी इधर देखिए, ये चिन्ह कौन सा चिन्ह है बताओ, बोल पता नहीं से, समरूप है, सर्वांशम हो गया, समरूप ही है, लेकिन यहां पर इसको हम कहेंगे टिल्ड, टिल्ड जिसको हम कहते हैं निषेधन। निषेधन का मतलब होता है नकारात्मक, मतलब आप जो कह रहे हो वो गलत है। जैसे कि सुनो, मैं आपको बता रहा हूं कि 5 धन 6 बराबर होता है 11, सही है कि नहीं है, सही है। लेकिन यदि इसके सामने लग गया टिल्ड, क्या लग गया, टिल्ड, 5 धन 6 बराबर नहीं होता है 11, तो उसके आगे में क्या लग गया, टिल्ड। टिल्ड का मतलब होता है जो हम कह रहे हैं वो गलत है, जो हम कह रहे हैं वो गलत है। मतलब यहां पर 5 धन 6 बराबर नहीं होता है किसका, 11, ये जो हम कह रहे हैं वो गलत है, ये जो हम कह रहे हैं वो क्या है, गलत है, हम इसका विरोध कर रहे हैं। टिल्ड का मतलब यही होता है, मतलब हम विरोध कर रहे हैं, मतलब सही कह रहे हैं, क्योंकि 5 धन 6 बराबर क्या होता है 11। नहीं आया समझ में। अब एक क्वेश्चन उठाता, क्वेश्चन नंबर 4 के, सॉरी 6वां के, जैसे कि दूसरा दे देख, 6 धन 9 बराबर है 3, सॉरी 6 धन 3 बराबर है 9, उसके सामने टिल्ड लगेगा तो 6 धन 3 बराबर नहीं है 9। लेकिन इसको आगे को मैं बताता हूं, सुनो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3, 6वां का तीसरा, क्या बोला 6वां का तीसरा, डी कथन, डी जो है कुछ परिमेय संख्या पूर्णांक होती है, अनुपात नहीं है रे, डी के लिए कुछ है, डी अनुपात नहीं है वो, हर एक अभूल के लिए बताया, समरूप हरे सर के कुछ परिमेय संख्या क्या होता है, पूर्णांक होता है। अब जैसे ही इसके सामने में लगेगा टिल्ड, टिल्ड डी, क्या कह रहा है टिल्ड डी के अनुसार, कुछ परिमेय संख्या, शाबाश, कुछ परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होती।
टिल्ड लगा के नहीं लगाना है, नहीं दिया रहेगा, टिल्ड आपको बनाना है ना। हाँ टिल्ड। एम कथन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, एम कथन क्या कह रहा है, कर्णी सात अपरिमेय संख्या है, टिल्ड है एम, कर्णी सात अपरिमेय संख्या नहीं। समझ आया, ऐसा होता है टिल्ड। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, बाकी सबको आप लोग करेंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं अंतर्भाव। अंतर्भाव तार्किक से पता करके अंतर्भाव का चिन्ह वो करना। सुनो, अब अंतर्भाव का चिन्ह क्या होता है, हाँ एरो जिसको आप कहते हो ना। अब अंतर्भाव का मतलब क्या होता है उसको पहले सुनो। यदि कोई कथन दिया है, वो कथन से हमको दूसरा कथन प्राप्त हो, दो कथन मिलेगा, जैसे कि सीधा एग्जांपल से ही बताता हूं आपको मैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोला गया है, कथन ए में बोला गया है, क्या बोला है बताओ, त्रिभुज ए बी सी के सभी अंतःकोण बराबर है। अंतःकोण, अरे इसमें टिल्ड नहीं लगाना है, इसमें दो कथन है। कथन भी क्या कह रहा है, त्रिभुज ए बी सी समबाहु त्रिभुज है। बड़ा ही मजेदार प्रश्न है। अंतर्भाव कैसे यूज करते हैं उसको समझना, ठीक। जैसे कि हमको एक त्रिभुज दिया है और इसके अंतःकोण बराबर बोला गया है ना, मतलब ये वाला कोण अंतःकोण बराबर, मतलब प्रत्येक कोण कितना अंश का रहेगा, 60। ठीक, अब प्रत्येक कोण यदि 60-60 अंश का है, तो जिस त्रिभुज में प्रत्येक कोण बराबर है उसकी प्रत्येक भुजा भी कैसा रहेगा, बराबर। प्रत्येक भुजा भी कैसा रहेगा, बराबर। और यदि इसे प्रत्येक भुजा बराबर हुआ तो ये कौन सा त्रिभुज हुआ, समबाहु त्रिभुज। अब बात यही है, देखो ये कथन क्या कर रहा है, ए बी सी के सभी अंतःकोण कैसा है, बराबर। मतलब ए बी सी एक कौन सा त्रिभुज है, समबाहु। मतलब ए अंतर्भाव बी, हम ए से बी प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त करेंगे। क्यों प्राप्त करेंगे, क्योंकि इसकी सभी भुजा सभी अंतःकोण बराबर है, तो कौन सा त्रिभुज होगा, समबाहु। मतलब ए से हम बी प्राप्त कर सकते हैं, नहीं ऐसा समझ में। अब दूसरा बी अंतर्भाव ए होगा कि नहीं, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, और यदि यह समबाहु त्रिभुज है तो इसके सभी अंतःकोण बराबर होगा कि नहीं होगा, समबाहु त्रिभुज के सभी अंतःकोण कैसा होता है, बराबर। तो हम इसको बी अंतर्भाव ए भी लिख सकते हैं। ये है अंतर्भाव का मतलब, यदि पहले कथन से हम दूसरा कथन प्राप्त करते हैं तो ए अंतर्भाव बी, और यदि दूसरे कथन से पहला कथन प्राप्त करते हैं तो बी अंतर्भाव ए। भैया आगे चल, दूसरा देखो। अब क्या बोला दूसरा, टी टी, हाँ टी अनुपात, चल ठीक। टी क्या कह रहा है, बस एस, हाँ एक्स माइनस ए बहुपद के एक्स का गुणनखंड है। अब यह अध्याय 1 का है। मैं आपको एक चीज बताया था, यदि किसी बहुपद है उसको हम एक और बहुपद से भाग करके, मतलब भाजक भाज्य का गुणनखंड है, कब होता है, जब शेषफल 0 प्राप्त होता है तब। तो ये समझिए कि आपका शेषफल मिला है, वो किस रूप में मिला है, 0। शेषफल जब 0 के रूप में मिला है, मतलब ये जो बहुपद है, मतलब ये जो भाजक है, इस बहुपद का क्या होगा, गुणनखंड। शेषफल 0 है, मतलब भाजक भाज्य का गुणनखंड होता है। आप उसी को दिमाग में लेके चलो। मतलब हम टी से एस प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, टी अंतर्भाव क्या है, एस। अब दूसरा से पहले जाएंगे, देखो यदि कोई बहुपद है वो अपने भाज्य का गुणनखंड है तो शेषफल प्राप्त होगा क्या, 0। क्या प्राप्त होगा, मतलब एस अंतर्भाव क्या हो जाएगा, टी। समझ आया। अरे तो डिपेंड करता है ना, अंतर्भाव लगेगा कि नहीं। हर बार अंतर्भाव क्यों लगा देंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, अंतर्भाव लगाएंगे हर बार, बोल रही है ना।
क्या बोल रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 3 है पी अनुपात एक्स धन एक्स व वाई दो विषम संख्या है ना। अरे यार, अरे जब भी इसका मुंह खुलेगा ना डायनासोर बनेगा तो तड़ से एक लगाना। एक क्वेश्चन में 10 बार जब ले रहे जानवर, क्या उधर देख रही है? और हर दिन की बात है भाई, इतना जमाई कैसे ले सकते कोई इंसान? सामने में 2-4 मुर्गा वगैरह रहेगा, मुंह में चले जाएगी इसके। भेड़ बकरी सब खा ले देखिए क्यों। हाँ, एक्स प्लस वाई बराबर एक्स और वाई सम संख्या है। सम संख्या, हाँ ठीक है, एक को छोड़ दिया, चलो एक सम संख्या है, खुश। अब सुनो, एक्स और वाई दो विषम संख्या है। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे हम 5 ले लेते हैं और क्या लेते हैं 3। 5 और 3 दो कैसी संख्या है? विषम। इसको जोड़ने पर दो विषम संख्या है, इसको जोड़ने पर क्या प्राप्त होना चाहिए? सम। जोड़ने पर सम आ रहा है कि नहीं? आ रहा है। मतलब हम P अंतर्भाव क्या लिखेंगे? Q, क्योंकि यदि दो विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या बन जाता है? सम। लेकिन 8 को प्राप्त करने के लिए जरूरी है क्या कि हम दो विषम संख्या बस ले? हो सकता है हम 8 को 4 धन 4 कर दे। मतलब सम संख्या को प्राप्त करने के लिए केवल दो विषम संख्या लेना आवश्यक नहीं है। तो हम Q से P जा पाएंगे क्या? ये तो ठीक है कि एक और बाद दो विषम संख्या है, उसको जोड़ने पर क्या आता है? सम। लेकिन सम संख्या को प्राप्त करने के लिए केवल विषम संख्या को जोड़ना पड़ेगा, ऐसा जरूरी है क्या? सम को जोड़ने पर भी क्या आएगा? सम। तो P अंतर्भाव Q तो हो रहा है, लेकिन Q अंतर्भाव P होगा क्या? यहां पर लगा अंतर्भाव। हाँ, तो हर जगह अंतर्भाव नहीं लगाना, वही आपको उस प्रश्न के सेंस को समझना कि वो कह क्या रहा है। हर जगह अंतर्भाव नहीं डाल देना है, ठीक है चंचल? हाँ, अर्थ के बस करना है, इला उदाहरण नहीं देना रे, तुम्हारा केवल इला समझना है और बताना है पी अंतर्भाव का है क्यों। मैं तुम्हारा समझा पर उदाहरण दे, ये पी अंतर्भाव क्यों, बस ओनली एक नंबर का आता है। केवल पूछेंगे ऐसा दिया है तो अंतर्भाव लगाओ, बस इतना ही देंगे। मतलब 1 नंबर के लायक का क्वेश्चन है, ठीक। क्वेश्चन नंबर जो इसके पहले बताया था ना, वो 3 नंबर का क्वेश्चन है, विषम संख्या सिद्ध करने वाला, ठीक। या सम संख्या का वर्ग सम होता है, विषम संख्या का वर्ग विषम होता है, ऐसा वाला जो संख्या है वो आता है 3 नंबर का सिद्ध करने के लिए, ठीक है। और ऐसा जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनेबल के लिए है, एक ही खाली स्थान में पूछ सकते हैं। केवल ये पी अंतर्भाव क्यों लगाना है? नहीं, खाली स्थान में नहीं लिखना है ऐसा भाई। हाँ, तो आपको अपने लिए करना तो पड़ेगा ना। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अपने से समझ सकते हो, लेकिन वहां पे लिखना नहीं है। हाँ चलो ठीक, बस खत्म, इतना ही। क्यों अंतर्भाव पी कहां से आएगा? वही तो बता दो, नहीं लिखना है ओला। चलो इतना कर लो, अब बाकी सबका कल देखेंगे, ठीक।